नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चले भैया, यहाँ पर आज संडे स्पेशल जो है, यहाँ पर वीकेंड स्पेशल कहिए, संडे स्पेशल कहिए, यहाँ पर आप लोग की करंट अफेयर्स क्लास लेकर के हाजिर हो। बहुत ही मजेदार, दमदार, जानदार, शानदार प्रश्नों वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम उन बीते हुए महीनों के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो बहुत ही चुनिंदा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी भैया, यहाँ जो आप प्रश्न देखते हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास भी होने वाली है भैया। तो इसके लिए बिना समय गवाए चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। साथ ही साथ अगर आप किसी भी राज्य की भैया, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, आप क्या नाम है, जो भी भर दो यार, जाके तुम जो है उत्तराखंड भर दो, मैं कहता हूं पंजाब भी भर दो, जहां भर दो, ये करंट अफेयर्स काम आना है। ठीक है, एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, यही यही तुम्हारे आएंगे। एमटीएस में 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं भैया, सीजीएल में आ जाते हैं, और आपके हर एग्जाम्स में देखो, करंट अफेयर्स इज द बेसिक रूट ऑफ एवरी एग्जाम। जी के जी आपका स्टैटिक पार्ट जितना इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। तो इसलिए बिना समय गवाए इसको जरूर जरूर किया करें। और भैया आर की परीक्षा जो यहाँ प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश वालों की, तैयारी चालू रखो। यहाँ पर क्लासेस भी देखो, यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की, 70वीं बीपीएससी की और आर की रोज सुबह 10 बजे भैया प्रैक्टिस क्लास चलाई जाती है इसी चैनल पर। ठीक है, रोज सुबह 10 बजे। और बिहार स्पेशल जीके भी आप लोग को इसी चैनल पर रोज शाम को 4 बजे। ठीक है, हफ्ते में 2-3 दिन तो आपको 4 बजे आपको बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है। बिहार स्पेशल बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर आप क्या बता रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ समझो। चलो भैया, अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इतने इंट्रो के बाद चलिए भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरी तरफ से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का छठा सत्र, जी भैया, सिक्स्थ सेशन कहां आयोजित किया गया? सिक्स्थ सेशन पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का ये कहां आयोजित किया गया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, केन्या या फिर आपका भारत? बताइए इन चारों में से क्या होगा। चलिए भैया, सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका छठा सत्र कहाँ आयोजित हुआ भैया? देखिए, आप मेरे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर हर प्रश्न की पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ होती है। तो कहाँ पर भैया? केन्या में। ये आपके केन्या में आयोजित हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का छठा कार्यक्रम, छठा सभा। आइए जानते हैं। तो केन्या के नैरोबी में, कहाँ पर एग्जैक्ट जो है, केन्या के नैरोबी में, जो उसका मुख्यालय भी है। जी भैया, ये क्या है? इसका जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का मुख्यालय भी है। 2025 में भी आपके नैरोबी में ही होगा, जो उसका 7वां होने वाला है। इसका गठन 2012 में हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन के दौरान हुआ था। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष निकाय, जो पर्यावरण से जुड़े मामले आपके विश्व में देखे जाते हैं, उसकी शीर्ष निकाय ये क्या है? यही सभा है जो केन्या के नैरोबी में है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी, समावेशी एवं संधारणीय बहुपक्षीय कार्रवाई। तो ये इसका थीम था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आता है। देखो, उसके अलावा ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर ग्लोबल रिसोर्स आउटलेट 2024, ग्लोबल बेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, ठीक है, यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। इसमें जो है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी आता है, जो 18 से 30 साल के युवाओं को चुना जाता है। ठीक है, तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यहाँ नीचे आपको नहीं दिख रहा, मैं बता दे रहा हूँ, 3-4 बार बोल दिया तो आप समझ गए होंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, बिग कैट अलायंस के मुख्यालय की स्थापना की मंजूरी किस देश को दी गई? मतलब कहां पर इसका जो है हेडक्वार्टर होने वाला है, जो आपका क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बन रहा है। ठीक है, बताइए इसका मुख्यालय कहां होने वाला? चलिए भैया, जवाब दीजिए। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के बार बार कह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को छोड़ो मत। और देखो, ये आप लोग जब पढ़ चुके हो तो रिवीजन बताओ भैया, रिवीजन है आप लोग का। वीकली जो लेकर के आता हूं, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न होते हैं। आप अपने एग्जाम्स को उठा के देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, देखिए किस तरह के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है क्लास। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर आपके भारत, जी भैया भारत में ही इसका होने वाला, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए भारत जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए जानते हैं। आप देखिए, इसमें जो अलायंस है, इसमें बाघ, शेर, जगुआर, चीता, पूमा, हिंद तेंदुआ तेंदुआ, तो ये सारे जो है बिग कैट अलायंस में है।
है। इसमें देखो 96 देश, जी भैया 96 देश संरक्षण भागीदार वैज्ञानिक संगठन और व्यापारिक समूह देश समूह शामिल है। मतलब केवल इसमें वही नहीं जहां पाया जाता है, 196 कुल इसमें शामिल है, जिसमें जहां पर ये क्या है, जो कुछ वैज्ञानिक संगठन भी शामिल हैं, कुछ व्यापारिक समूह भी शामिल है, ठीक है, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। 2023 में आपको पता है इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे आधिकारिक तौर पर आरंभ किया गया था। किसे, आपके जो बिग कैट अलायंस है, और भारत के नेतृत्व वाले इस अलायंस में ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित 16 देश आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। तो यानी कि अभी टोटल 96 जो है देखा जाए सभी लोगों को मिलाकर है, देशों के मामले में 16 है। और यह जो फ्रेमवर्क है ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे पर आधारित है। तो यहां से तुम्हारे 4-5 प्रश्न बहुत आसानी से निकल सकते हैं कि अगर आपको कथन में दे दे, घुमा के दे दे, तो इस अलायंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस होने वाला है पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि इसको लीड जो है इंडिया कर रहा है और 2024 के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसीलिए भैया इतना सब कुछ लेकर के आया हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास में वन लाइनर में बार बार कह रहा हूं, मार्क माई वर्ड, क्लास देख रहे हो समझ लो, करंट अफेयर्स को वन लाइनर पढ़ना छोड़ दो। मैं तो बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, वन लाइनर पढ़ाई छोड़ दो माय डियर। वन लाइनर की पढ़ाई तुम्हें रटने ही पड़ती है, और रटने वाली पढ़ाई तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन में सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो प्लीज माय डियर डोंट डू इट, वन लाइनर वाली पढ़ाई मत पढ़ो। मैं हमेशा एक ही चीज समझाता रहता हूं, चीजों को जानो समझो, वो बहुत हेल्पफुल होता है तुम्हारे आगे के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस पर, जी भैया देखिए, विश्व जल दिवस पर यूनेस्को मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मतलब विश्व जल दिवस पर किसने जारी किया? तो यूनेस्को ने जारी किया। क्या किया भैया? रिपोर्ट जारी किया। किस पर? आपके संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो यह तारीख किस दिवस को, मतलब यह किस दिवस को मनाया जाता है बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? 22 मार्च। जी भैया 22 मार्च को यूनेस्को द्वारा विश्व जल दिवस पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। आइए थोड़ा जानते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शीर्षक था समृद्धि और शांति के लिए जल है। क्या था? समृद्धि और शांति के लिए जल है। इसका मुख्यालय आपके कहां पर? पेरिस में है। और यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो ये रिपोर्ट है ये वर्ल्ड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट प्रोग्राम द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, क्लास अगर अच्छी लगी तो फटाफट लाइक ठोक दो, सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है। लाइक जरूर से जरूर कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बताइए, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में से? दरअसल अभी न्यूज में था तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो देखो भैया ये आपके परियोजना जो है विशेष समिति का गठन किया गया है और तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या तेलंगाना जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। दरअसल अभी जो है एक समिति बनाई गई है इसको लेकर के, जो ये आपका क्या नाम है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये आपके गोदावरी नदी पर बनी हुई है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसके संबंध में प्रश्न लेकर आया, क्योंकि समिति बनी है, इसकी सुरक्षा को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन इससे कुछ जुड़े इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए प्रश्न आपके सामने। विश्व में देखो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में सर्वाधिक संख्या में बांध है। यानी कि बांधों के मामले में देश देखा तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर आपका इंडिया आता है। भारत में देखा जाए 5700 बड़े बांध है। 80% बांध ऐसे हैं जो 25 वर्ष से पुराने हैं। 227 बांध ऐसे हैं जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और यह अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल देखा जाए बड़े बांध 5700 है, उनमें से आप ये समझ गए 2 पॉइंट, आगे देख लीजिए। हर चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि क्लास मुझे एक, देखिए मैं डिटेल में क्यों लेकर आता हूं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, वरना मैं हर लाइन को एक बार बोलता जरूर हूं। आपको जिसमें कंफ्यूजन लगे उसे रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं। मैं क्लास को हमेशा ही चाहता हूं कि बहुत ही एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल क्लास हो, बहुत बड़ी क्लास ना हो, ज्यादा ज्यादा प्रश्न हो, कम समय में हो और डिटेल में आप सीख कर जाए, मेरा ये लक्ष्य होता है। क्योंकि जिसे से भैया तारीख बीत रही है ना, आज हम 18 तारीख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैसे से परीक्षा भी नजदीक आ रही है, तो अब समय की और महत्ता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो भारत का पहला, देखो पहला है, ठीक है, शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान कहां शुरू किया गया? चलिए बताइए कहां शुरू किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
अब ऐसे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग खुद ही सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ भैया, बार बार कहता हूँ, बहुत चुन चुन के लाए गए ये प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं वो थ्योरी पोर्शन, आप अब ये देखो क्या, ये आपका एमसीक्यू कम थ्योरी है। ये क्लास जो आप देख रहे हो आपका एमसीक्यू भी हो जाता है, और इसी में आपकी पूरी जो है थ्योरी भी तैयार हो जाती है, क्या कि करंट अफेयर्स के संबंध में, ठीक है। बहुत से लोग देखते हैं परेशान होते हैं, ये मैगजीन पढ़ ले वो पढ़ ले, यार बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको बस सॉलिड चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, नागपुर, जी भैया आपके महाराष्ट्र का एक जो है जिला है नागपुर, ठीक है। देखो, जीरो कार्बन बिल्डिंग इमारतें हैं जो निर्माण और सामग्रियों के इस्तेमाल, रख रखाव, प्रबंधन तथा एंड ऑफ लाइफ चरणों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या कमी करके अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान अपने पर्यावरण के प्रदर्शन में सुधार करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं भैया, सुधार करती हैं। इसमें प्रकाश की बेहतरीन, देखो मतलब ऐसी जो बिल्डिंग्स होंगी जिसे क्या कहेंगे, जीरो कार्बन बिल्डिंग, उनमें प्रकाश की बेहतरीन व्यवस्था होगी, इमारत में सुखदायक तापमान की व्यवस्था होगी, ठीक है। अब देखो ये आखिरी पॉइंट क्या है कि भैया जो ये कार्बन बिल्डिंग एक्सेप्ट, इसका लक्ष्य 2050 तक सभी इमारत को, ठीक है, क्या नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है। तो यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको कहा ये ध्यान से पढ़ो कि 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग्स हमें बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। कब, 2050 तक। तो यहां से भैया 2 से 3 प्रश्न आपके अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ सांसद ने नेचर रेस्टोरेशन को अपनाया है, जिसका उद्देश्य क्या है, नेचर रेस्टोरेशन, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा। यूरोपीय संघ ने, मतलब यूरोपियन यूनियन ने, बताइए इसका बेसिकली क्या है, ये चारों कथन में से बताइए इसका क्या है। चलिए भैया जवाब दीजिए, बताइए आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है। तो आइए भैया देखते हैं क्या है इसका लक्ष्य। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, यूरोपियन यूनियन के 20% भूमि एवं समुद्र का पुनरुद्धार करना। तो भैया जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जितने भी उसके पास क्षेत्र आते हैं उसके 20% भूमि और समुद्री, आपका क्या कहते हैं, समुद्र का पुनरुद्धार करना। देखिए इसमें जो है समस्त देशों से विनियम के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर यूरोपीय समक्ष राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजनाओं को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। मतलब ये कहा गया है कि हम ये चीज तो करने जा रहे हैं, तो हम 2 वर्षों के भीतर इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे और इस पर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है अभी तो जैसे वो आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कहा हम अब अपने आधार पर खुद से इसे करेंगे, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, लोग इतना डेवलप है, ये लोग देखो क्या होता है ना, जब आदमी पास पैसा हो जाता है तो वो लोग इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। गरीबी में आदमी क्या ही देखे, गरीबी में आदमी पेट पाले, परिवार देखे, कि ये सब चीजें ध्यान दे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या या इकोसाइड, ठीक है, को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है। देखिए भैया कितने चुन चुन के, और खास करके आपको पता ना आजकल पर्यावरण के संबंध में जैसे ही कोई क्वेश्चंस बन सकता है, एग्जामिनर छोड़ नहीं रहा है, तुरंत पकड़ लेता है, कहता बस ये क्लिक करो, ये प्रश्न अच्छा है, यहां से उठा लो, यहां से उठा लो। अब बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं, और बेसिक में बहुत मतलब थ्योरेटिकल बहुत बेसिक पूछता है, उतना तो तुम अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया भैया, बेल्जियम, जी ठीक है भैया, बेल्जियम, ओके क्लियर। आओ जानते हैं। देखो इकोसाइड शब्दावली का पहली बार जो प्रयोग अमेरिका जीव विज्ञानी आपके कौन ऑथर ग्लस्टर ने 1970 में किया था। इससे तात्पर्य क्या होता है, उन गैर कानूनी एवं हठी कृत्यों को अंजाम देना जिसके बारे में यह ज्ञात होना कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक एवं दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। मतलब आपको पता है कि अगर हम इस चीज के उत्पादन करेंगे या ऐसा कार्य करेंगे तो इससे हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई हमें करने में सालों लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, दशक लग सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप करें तो इकोसाइड होता है, मतलब पर्यावरण को जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है 1970 में आपके ऑथर ग्लस्टर जी ने दिया था, जो अमेरिका के थे, और बेल्जियम ने इसको फाइनली एक अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। नवीनतम सर्वेक्षण भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है, चलिए भैया बताइए गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है। क्योंकि आप लोग बस चीता और यही देख ले, तो ये भी भैया इनका भी संख्या निकल के आई है, इनकी भी जो है यहाँ पर गणना कराई गई है, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है 7396, ठीक है, नहीं जितने क्या बी जवाब दिया 7396, वो सही कलेक्ट करिए। लगभग आप 7400 जान के चलिए, एग्जैक्ट तो 7696। देखिए क्या है, यह ओल्ड वर्ल्ड मंकी के एक बड़े समूह से संबंधित है। इन बंदरों को खोलो वाइन्स कहा जाता है। क्या? खोलो वाइन्स कहा जाता है। जो गोल्डन लंगूर होती है, इनकी जो फर होता है, ये फर का रंग जो है मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मियों में यह क्रीम रंग का हो जाता है, वहीं सर्दियों में जो है ये गहरी सुनहरे रंग का हो जाता है। क्या? गहरी सुनहरे रंग का हो जाता है। ये प्रकृति में दिनचर्या और वृक्षों पर रहते हैं, ठीक है। ये 3 से 15 सदस्यों के झुंड में रहते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये झुंड में रहते हैं। ये आपके असम, भूटान और जो आपके कुपोषण, कुपोषण नहीं, कुपोषण उपोष्ण, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, कुपोषण नहीं होगा, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये जाने रहना, कुपोषण नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले वनों के स्थानिक जीव हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके क्या, लंगूर, जिसे आप कहते हैं गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो कहां पर भैया, असम और भूटान, ठीक है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि इंडिया किस हिस्से में सबसे ज्यादा, तो ये कितनी संख्या है, किससे संबंधित है, कैसे रहते हैं, क्या इनकी जो है मतलब फर्क का, और क्या मौसम के अनुसार क्या बदलाव आता है, ये सारी चीजें आपने जान ली। बस इतना जान लिए तो इससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकता। अब एग्जामिनर कसम खा के बैठा है कि हम तुम्हें आज पूरा जो है जीव विज्ञान की एकदम पूरी डिटेल में पीएचडी करानी है, तो भैया तो फिर और भी पढ़ लो तब भी कम है। चलो वैसे करते नहीं यार, मैंने जितना भी देखा है स्टेट एग्जाम्स में इतना कुछ नहीं करता। लैंसेट के 2021 स्टडी के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2050 तक कितना हो जाएगा। देखिए भैया, लैंसेट आपको पता है ये जो है काफी ज्यादा अपनी वो करती रहती है। इसने एक ये किया भारत के संबंध में कि प्रजनन दर भारत का कितना है। आज आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए, तमाम तरह की मतलब एक लोगों के बीच में तमाम तरह की ऐसी भावनाएं लाई जाती हैं कि ये एक धर्म के लोग ज्यादा कर रहे हैं, हमारे भारत में जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, इसको रोकने की जरूरत है। अभी आप इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, आपको जब मैं बताऊंगा, तो आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी माय फ्रेंड। इसीलिए कहता हूँ पढ़ने वाले लड़के बनो, अफवाहों को और हर सोशल मीडिया पे देखने वाली खबरों को सच मत मानो। कितना सच है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो, उसके लिए 2 दिन वेट करो, तुरंत देख के फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि तुम समाज के पढ़े लिखे छात्र हो, ठीक है, पढ़े लिखे इंसान हो। दूसरों की तरह जैसे जो नहीं पढ़े लिखे हो तो उन्हें क्या, उन्हें बस मिला, उन्हें लगा रहे बहुत ज्ञान वाली चीज है, हम बहुत ज्ञानवान हो गए, उन्हें अपने आप को ज्ञानी प्रूफ करना होता है। तुम ज्ञानी हो, तुम्हें प्रूफ नहीं करना है, तुम चेक करो, समझो, फिर फॉरवर्ड करो, ये हमेशा मैं कहता हूं। तो भैया इन्होंने कहा है 2050 तक कितना हो जाएगा भारत की प्रजनन दर, तो आप जान के कितना भैया, 1.29। अब आप समझ लिए भारत की प्रजनन दर 2050 तक 1.29 हो जाएगी। जबकि पता है किसी भी देश की प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए अगर उस देश को सतत विकास करना है, मतलब डेवलपमेंट अपने यहाँ बनाए रखना है अच्छी खासी। 1.29 भैया बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, सोचो। देखो अब 2100 तक तो ये गिर करके 1.04 हो जाएगा। 1.04 मतलब सोचो क्या, 2050 2100 में देखो विश्व स्तर पर कितना हो जाएगा, 1.83 और 1.59, ठीक है। वहीं 2021 में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी, अभी देखो इंडिया में आज के समय में हम ऑलरेडी 2 से नीचे जा चुके हैं। ये 2021 का बता रहा, जहां 1.91 हो चुका है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन दर से काफी कम है। मैं वही कह रहा हूं भैया, 2.1 प्रतिस्थापन दर आपका होना चाहिए किसी भी देश के सतत विकास लक्ष्य के लिए, वहां की जनसंख्या को क्या कहते हैं पूर्ण करने के लिए। कैसे, जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, आज वहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी और 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपने जनसंख्या पर रोक लगा दी, लोग बच्चे नहीं पैदा करेंगे, जनसंख्या में कमी आएगी, तो फिर बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे ना आपके देश में। अब बूढ़े लोगों से देखिए देश नहीं चल सकता। आप कितना भी ऑटोमेशन कर दीजिए, चीजें खोजने के लिए तो लोग लगेंगे। वो जो आज इंडिया क्यों जो है आज अभी मैंने बताया नहीं था, चलो शायद तुम लोग क्लास देखा कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि आज भारत में जो स्किल सेंटर स्थापित करके दूसरे देशों को लोग भेजे जा रहे हैं, हमें क्यों इतना ज्यादा वो आता है रेमिनेंस, हमारे पास मैन पावर है यार, हमें स्किल कर दे तो हम पूरे दुनिया के जो है आज हर जगह इंडियन क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी, आज हमारी जनसंख्या इतनी कि हम दूसरे यहाँ जाकर उनका उनका देश हम चला रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि महाराष्ट्र को यूपी बिहार चलाता है, वैसे जान के चलो आज के समय में विश्व को इंडियंस चला रहे हैं, ये तुम जान लो, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं हुआ है, एक तरीका है, उससे हमें फॉलो करना है। तो हम बहुत ऑलरेडी बहुत नीचे जा रहे हैं, तो ये जो फालतू की अफवाहें उड़ाते हैं उन्हें जानने दो।
भारत में 2050 में 1.3 करोड़ बच्चों के पैदा होने का अनुमान है। कितना भैया? 2050 में 1.3। 2.1 की जो कुल प्रजनन दर है, यानी कि प्रत्येक महिला जो 15 से 49 वर्ष के बीच जो क्या करेगी, दो बच्चों को जन्म देने की स्थिति होती है। मतलब ये होता है कि एक महिला दो बच्चों को जन्म देगी, वो भी कब? अपने 15 से 49 वर्ष के बीच में, जो उसके क्या आपके जन्म देने की एक जो है उम्र होती है किसी भी महिला के, ठीक है। ये क्या होता है? ये जनसंख्या प्रतिस्थापन दर माना जाता है कि मतलब दो लोग गए तो दो लोग उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि एक पति पत्नी होते हैं, वो मिलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे क्या दो होंगे, दो कम से कम होना चाहिए। तो एक महिला, एक पुरुष तो पैदा करता है, तो एक महिला से दो बच्चे होने चाहिए जो उनको क्या करे, पूरा करते हैं। वही प्रतिस्थापन क्या होता है? दर माना जाता है। और यह जनसंख्या में सापेक्षिक स्थिरता को दर्शाता है। जी भैया, ये स्थिरता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा लंबा खींचा, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक बहुत ही गलत जो है सोच आप लोग के दिमाग में डाली जा रही है। इस चीज से थोड़ा उबरिए, क्योंकि ये देखिए हर चीज पढ़ाई में क्या होता है ना, एक शिक्षक का काम होता है केवल चीजें पढ़ाना ही नहीं, समाज में व्याप्त चीजों में अच्छाइयां और बुराइयों के बारे में भी अपने स्टूडेंट्स को बताना, ये जिम्मेदारी भी एक शिक्षक की होती है। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को थोड़ा लंबा खींचा, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? बताइए, भारत की रैंकिंग कितनी है? जवाब दीजिए। असमानता लैंगिक मतलब पुरुषों और महिलाओं में जो अंतर है उसको लेकर के रिपोर्ट आती है, तो 2022 की ये है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? काफी लेट आता है, तुरंत नहीं आता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 108, ठीक है। कितना भैया? 108 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। 108 भारत की रैंक आई है। कितने भैया? 193 देशों में, 193 देशों में 108, और स्कोर देखा जाए तो 0.437 है, ठीक है। वहीं 2021 में भारत की रैंकिंग 122 थी 191 देशों में, तो यानी कि हमारे यहाँ सुधार तो देखने को मिला है। वहीं भैया डेनमार्क को जो है सर्वोच्च स्कोर, और उसके बाद नॉर्वे, और फिर आपका स्विट्जरलैंड, तो टॉप 3 कंट्रीज आपकी ये हो गई। कौन जारी करता है भैया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जो है जारी किया जाता है। ये जो है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में शामिल किया गया, ठीक है। ये रिपोर्ट जो आई है लैंगिक असमानता वाला, इसे जो ये मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 आई जो मैंने बताया है, उसमें इसे शामिल किया गया है। ये आपके महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धि असमानताओं को दर्शाने के लिए एक रिपोर्ट लाई जाती है। इसमें 3 चीजें जानी जाती, क्या? प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार, यानी कि मार्केट में महिलाओं को कितनी हिस्से दी जा रही है, जैसे मार्केट देख रहे हो इसमें कितना है। उसके बाद प्रजनन स्वास्थ्य की, जो आपके महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। और तीसरा क्या है? सशक्तिकरण, कि उनको कितना एम्पावर किया जा रहा है। उनको अब जैसे होता नहीं है कि एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि महिलाओं को अपनी चीजों को कहने के लिए, अपनी चीजों को बोलने के लिए एक मंच दिया जाए, उनको खुली छूट दी जाए कि वो कर सके, ठीक है, समाज के दायरे में ही, लेकिन उनको बोलने का तो हक हो। आज हमारे समाज में कई सारे ऐसे मैं देखता हूं है, जहां महिलाओं को बोलने से पहले कहते अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, चुप रहो, अरे तुम लड़कियों के बोलोगे, पहले जाओ सीख के आओ। मतलब इस तरह के शब्द जब यूज होते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कहना क्या चाहते हो। उसका कारण भी मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को उस हिसाब से ढालती भी हैं, क्योंकि शुरू से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। तो वो भी देखिए, हर चीजों का जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं किसी क्रिया का एक प्रतिफल होता है। तो जिस हिसाब से क्रियाएं होती है उसका प्रतिफल होता है। लेकिन ठीक है, इसीलिए नाप मतलब इन्हीं 3 मानदंडों पर यहाँ पर चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत मानक निर्धारण निकाय परख, ठीक है, के संबंध में सत्य कथन है। बताइए, यहां पर 2 कथन दिए गए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो भैया, ये किसके तहत है ये जान लो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। मानक निर्धारण क्या होता है? एक मानक मतलब ये ना, मानक उसका है, ये स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, ठीक है। यह एक समग्र प्रगति कार्ड तैयार करेगा जिसमें बुनियादी चरण, कक्षा 1 और 2, प्रारंभिक चरण और मिडिल चरण, ठीक है। तो 3 चरणों में इसे जो है तैयार किया जाएगा एक प्रगति कार्ड, मतलब तुम्हारा डेवलपमेंट कैसा हुआ। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम परख का समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। चलिए भैया, अब तुम लोगों ने, कितने लोगों ने इस प्रश्न को किया हुआ है? काफी पढ़ते हो ना, बहुत लोग हैं जो रोज जो है 2 घंटा 1 घंटा मतलब 1.5 2 2 घंटा करंट अफेयर्स को देते हैं। मैंने बार बार कहा है भैया, करंट अफेयर्स को 1 घंटे से ज्यादा कभी मत दो, क्योंकि करंट अफेयर्स जितना पढ़ लोगे उतना कम है, और करंट अफेयर्स को तुम पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, कभी भी तैयारी कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीकली लाता हूँ, बाकी कहता हूँ अगर तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ना, रोज 1 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो। डोंट, मैं बार बार कहता हूँ, डोंट डू इट। चलिए भैया,
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, एक और दो दोनों, यानी कि दोनों कथन सही है भैया। तो ये भी है और ये भी है, ठीक है, नाम भी सही है। आइए देखो, अंग्रेजी में परख का क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखो क्या था, इसमें शिक्षार्थी की प्रगति का 360 डिग्री विवरण प्रदान किया जाता है। शिक्षार्थी मतलब जो स्टूडेंट्स होता है उसका पूरा हर एंगल से देखते हैं, हर एंगल 360 डिग्री, मतलब वो कितना पढ़ रहा है, कैसा स्वास्थ्य है, किस हिसाब से उसका रिजल्ट आ रहा है, वो किस सब्जेक्ट में कितना तेज है, हर पॉइंट्स को यहां पर देखा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, उसके भावनात्मक इमोशनली कैसा है, संज्ञानात्मक की मतलब उसको समाज और सामाजिक, भावनात्मक समाज की लेकर के उसके क्या व्यू है, साइको मोटर डोमेन, तो मतलब उसको जो उसका साइको मतलब क्या होता है, वो चीजों को लेकर के किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, क्या उसके दिमाग में बैठ रहा है, तो सारी चीजों को यहां पर देखा जाएगा, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुरूप है। इसमें 3 विकासात्मक लक्षण पर आधारित है। पहला क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा क्या है, संचार के प्रभावी साधन, और तीसरा है सम्मिलित शिक्षार्थी। तो 3 चीजों पर यह होगा। तो परख आपको पता होना चाहिए क्या है, किन चीजों के लिए, क्या फुल फॉर्म है, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और क्या लक्ष्य है, क्या मतलब किन पर एक काम कर रहा है, तो ये कर रहा है, ठीक है। ये यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो भैया क्लास अच्छी लग रही हो अब लाइक कर दो, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं करते इतनी अच्छी क्लासेज को भी। चलिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जो शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर उत्पन्न करेगा, बताओ। किस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जो शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर उत्पन्न करेगा, स्वयं, स्वयं प्लस, निर्भरता, पढ़ाई। तो भैया शिक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया, ठीक है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेने वाला हूँ, उसके लिए निश्चिंत रहिए। मेरी क्लास हमेशा जो है मैं 40-45 में ज्यादा नहीं लाता हूँ, इसीलिए हफ्ते में एक दिन लाता हूँ, लेकिन बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लाता हूँ और उतने टाइम को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, उससे ज्यादा मेरी क्लास होने वाली भी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे वैसे पढ़ाना, वन लाइनर अगर पढ़ाना हो ना, तो इतने देर में मैं कम से कम करा दूं आपके 30-40 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन रोज आराम से इतनी देर में करा दूं। लेकिन नहीं भैया, मेरा कहने का मतलब ऐसा पढ़ाई करो जो तुम्हें पढ़ाई पेपर तक काम आए। अब भैया देखो, बार बार कहता हूं, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो इसमें मेंस नाम की एक चिड़िया होती है। ये चिड़िया को अगर उड़ाना है और अधिकारी बनना है तो ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वन लाइनर पढ़ाई करोगे माय डियर, मैं सेंसर राइटिंग में रो दोगे, रो दोगे, यकीन मानो रो दोगे। नहीं समझ में आएगा, देख लेना। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या स्वयं प्लस जवाब दिया है वो सही कर, तो भैया इसके द्वारा जो है किसके लिए, जो शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर पर उत्पन्न करेगा, ठीक है। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है। यह एक मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। क्या है, ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020, इसमें क्या है, इंडस्ट्री लीडर्स यानी कि जो आपकी इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं उनके सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए गए हैं जो उद्योग जगत की जरूरत को पूरा करेंगे। जी भैया, अभी मैं आपको क्या बताया कि इंडिया में इतनी ज्यादा टैलेंट है, बस क्या है, स्किल की जरूरत है। स्किल अगर मिल जाए तो इंडिया को बहुत आगे, हम विदेशों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या, इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर चीजें जो है उन शिक्षार्थियों को बताई जाएंगी। इसके लिए आईआईटी मद्रास को भैया नोडल एजेंसी के रूप में इसे अपनाया गया है। इसका जो फंडिंग होगा इस पूरी योजना का, शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग, जी भैया, इसके द्वारा किया जाएगा। इसमें कई सारी भाषाओं में जो है ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड बनाया गया, मतलब एआई का उपयोग भी इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के अंतर्गत, ठीक है, पहला 5 रेटिंग सर्टिफिकेट बाइसन रिजॉर्ट को दिया है जो स्थित है, बताइए। पहला 5, देखो यानी कि आपके इंडिया का पहला 5 रेटिंग सर्टिफिकेट किसे मिला है, बाइसन रिजॉर्ट को मिला है, जो किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया, ठीक है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत, तो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के अंतर्गत। तो बताइए कहां स्थित है, बताइए बाइसन रिजॉर्ट कहां है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका मध्य प्रदेश जवाब दिया है, वो सही कर ले। आइए पहले पूरी चीजों को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हो, एक रेटिंग प्रणाली है, इसके तहत साफ सफाई और स्वच्छता के विशिष्ट मानकों के पालक पर अलग अलग पर्यटक सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो भैया, दे कौन रहा है यहाँ पर, दे जल शक्ति मंत्रालय रहा है, लेकिन काम क्या है, पर्यटक सुविधाओं को लेकर के ये दिया जा रहा है, ठीक है। देश के समृद्ध पर्यटन उद्योग में स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में व्यापक बदलाव लाने के लिए ये जो है आपके ये 5 स्टार जो आपका सर्टिफिकेट जो है, रेटिंग मतलब जो है यहां पर दिया जा रहा है। ट्रेवल फॉर लाइफ, आपको पता है ना, ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम के अनुरूप यह मिशन लाइफ के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। तो मिशन लाइफ आपको पता है ना, जिसकी जो है हमारे इंडिया में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था, उसी के अंतर्गत आपका क्या है, ट्रेवल फॉर लाइफ, ठीक है, ट्रेवल फॉर लाइफ को था, मिशन लाइफ था, उसी के अंतर्गत ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत ये जो है चीजें चलाई जा रही है, ठीक है। तो इस प्रश्न को फिर से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट टेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफलपूर्वक पर फ्लाइट टेस्ट किया। यह संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है, बताइए इसको क्या नाम दिया गया है इस पूरे टेस्ट को। अग्नि 5 है भैया, अग्नि 5, ध्यान देना। ये क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री, मतलब इसे आप फिर से जो है री एंट्री दोबारा कर सकते हैं अग्नि 5 के लिए। बताओ इसका नाम क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया मिशन दिव्य शास्त्र, मिशन दिव्य शास्त्र, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए देखते हैं। देखो इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत से पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास है। यह जमीन से जो ये रीयूज कर सकते हो, अग्नि 5 जो जिसे हमने रीयूज करने लायक डेवलप कर लिया है, ये जमीन से, पनडुब्बी के जरिए, समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक री एंट्री व्हीकल स्वतंत्र रूप से अलग अलग लक्ष्य को निशाना बना सकता है। मतलब ये गया उड़ा, अब यहां पर यहां पर यहां पर, तो ये तीनों को जो है निशाना बना लेगा, ठीक है, तीनों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। तो अग्नि 5 में ये जो है हमने टेस्ट किया है। ये भी प्रश्न आ सकता है किसमें किया गया, अग्नि 5 में किया गया। भारत इस श्रेणी में शामिल हो गया, और ऐसा पहले जो है 5 देश कर चुके हैं, भारत 6वां देश बन गया, ठीक है। इसलिए कहता हूं ये सब पढ़ लोगे ना यार, बहुत तुम बहुत अच्छे से तुम, मतलब मेरी जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, वो एक लेवल वाले क्वेश्चन, जैसे होता नहीं सबके लेवल निकलेंगे, तो यहाँ पर लेवल निकालने वाले क्लासेज हैं ये सब। तुम्हारे लेवल निकलेंगे कि नहीं ये सब क्लास बता देगा। चलिए, इसरो ने रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, चलो भैया देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नाम क्या है, रीयूजेबल लैंडिंग, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएलवी कहते हैं। इसका नाम क्या है, लेक्स GO2, लेक्स O2 का नाम क्या रखा है, ठीक है, ये रीयूजेबल है, इसका नाम क्या रखा है, इसरो द्वारा तैयार किया गया, बताए पुष्पक शास्त्र गरुड़ वाहन। चलिए जवाब दीजिए भैया। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, पुष्पक, जितने ने क्या पुष्पक का जवाब दिया वो सही कर ले। पुष्पा याद है ना, झुकेगा नहीं साला, तो अब ये देख लो, ऐसे तुम याद कर लो कि पुष्पक जो है अब इंडिया को झुकने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब रीयूजेबल हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, यानी क्या, हमारी लागत में अब कमी आने। और रीयूजेबल का फायदा क्या होता है कि हम जब एक चीज को दोबारा प्रयोग कर सकेंगे तो हमें उसकी लागत में कमी आ जाएगी ना यार, सीधा सा फंडा है। अब एक बार तुम एक पेन को एक बार यूज करके फेंक दो, उस पेन को तुम दोबारा यूज कर सको, तो यानी कि तुम्हारी बात सब है ना, तो 3 रुपए बच जाएगा ना भाई, आराम सी बात है। तो इसके किया प्रयोग की श्रृंखला का दूसरा प्रयोग है, ये सेकंड टेस्टिंग थी, और इसका उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीक का विकास करना है। तो सेकंड टेस्ट था जिसका हो गया। इससे क्या, आपके उपकरण जो उपग्रह का प्रक्षेपण तभी संभव बनाएगा, ठीक है, कम लागत पर होगा। अब पेलोड को देखो, इसमें क्या, निम्न भू कक्षा में स्थापित कर वापस पृथ्वी पर लौट आता है, मतलब ले जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में सेटल कर देता है, और फिर ये अपने आप वापस चला आता है, ठीक है। नासा लंबे समय से इसका उपयोग कर रहा है, नासा के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला मोदी जी ने रखी जो स्थित है, कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला मोदी जी ने रखी जो स्थित है, बताओ इसका सही जवाब। स्पेसपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, स्पेसपोर्ट की बात हो रही है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चले भैया, स्पेस पोर्ट है यानी क्या, स्पेस से संबंधित के लिए, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, ये भैया आपके तमिलनाडु राज्य में, नाम क्या है, कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्यों। देखिए आपके तमिलनाडु के तुतुकुडी, क्या है, तुतुकुडी में जो है स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई। इसका उपयोग क्या, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों के प्रक्षेपण के लिए होगा। दरअसल हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है, वहां से तुलना करने पर यह उससे ज्यादा विशेषताओं से युक्त है, मतलब श्रीहरिकोटा से ज्यादा विशेषताओं से युक्त आपका तमिलनाडु का ये होने वाला जो लघु उपग्रह के लिए होगा, ये विषुवत रेखा से अधिक नजदीक है। तो एक चीज फायदा ये हो गया, जो रॉकेट को दक्षिण दिशा की ओर सीधा लॉन्च किया जा सकेगा। वहां पर है, आपको पता है हमारे जो उपग्रह हमारे इंडिया में हम लोग ज्यादातर उपग्रह पूर्वी साइड से करते हैं। उसका रीजन है कि एक तो ये विषुवत रेखा के नजदीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते से जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वहां पर जो है हम लोग का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर किसी तरह की ना मेन कोई रेलवे क्या नाम है, एयरलाइन है, एयर रूट होता है ना, हर देश का अपना एयर रूट होता है। जैसे आप तुम प्रक्षेपण भेजना, पता लग रहा है कि वहीं से फ्लाइट जा रही है तो दिक्कत हो सकती है ना, तो उस रूट पे वहां कुछ है भी नहीं, ठीक है, बहुत कम ना के बराबर है। और वहां कोई बहुत बड़ी जो है सामुद्रिक क्या कहते हैं,
प्रयोग भी नहीं होता, जो कॉमर्शियल आप शिप या देखते हो वो है भी नहीं, ठीक है। तो एक फायदा है। श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से रॉकेट को पहले पूर्व दिशा की ओर जो है लॉन्च किया जाता है, फिर वो जो है दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, ठीक है। आपको पता ना, रॉकेट्स को जब हम लोग लॉन्च करते हैं, जो लॉन्च व्हीकल होता है वो क्या करता है, रॉकेट्स को मैन्यूवर करता है कि मतलब किस दिशा में कितना जाना है, किस स्पीड पे जाना है, कब उसको रुकना है, कब और तेजी से जाना है। तो ये सारी चीजें उसके लॉन्च व्हीकल में होती है, जिसे यहाँ पर जो आप देखते हो ना स्टेशन से उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल यही करते हैं भैया कि हमें उसे किस तरह से उसके ऑर्बिट में सही से ले जाना, ठीक है। चलिए भैया, प्रधानमंत्री जो था स्टेचू ऑफ व्हीलर वीरता का, ठीक है, प्रतिमा का अनावरण किया गया, यह स्थित है। स्टेचू ऑफ व्हीलर वीरता, चलिए बताइए ये कहां पर किया गया। चलिए भैया, स्टेचू वाले प्रश्न तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, असम। असम जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, असम में किया गया। आइए, असम के जोरहाट में लचित बोर फूकम, जी भैया क्या नाम है, लचित बोर फूकन की 125 फीट ऊंची कांस की, कांच नहीं भैया कांस की, ठीक है, कांस की स्टेचू ऑफ व्हीलर का अनावरण किया गया। दरअसल जो ये व्यक्ति थे, ये अहोम साम्राज्य की शाही सेना के सेनापति थे, ठीक है, और ये पाइक प्रथा के संस्थापक थे। तो पाइक प्रथा आपको पता होना चाहिए ये थे। और ये पाइक प्रथा जो है अहोम साम्राज्य में जबरन जो श्रम थी, यानी कि बेगार की एक प्रथा थी, जबरन श्रम जो कराया जाता था उससे संबंधित था। आपको पता है अहोम समुदाय में कई कबीले थे। जो लचुत बोरफुकन जी थे, ये लुखू राखू कबीले से, क्या लुखू राखू कबीले से, ठीक है। राजा स्वर्गदेव चक्र ध्वज सिंह ने, नाम समझ लेना, ने लचित बोरफुकन को सेनापति नियुक्त किया। अब समझ गए कि ना कि ये जो है आपके अहोम साम्राज्य संबंधित है। सराय घाट का युद्ध जो आपके बहुत ज्यादा आपके अहोम अहोम साम्राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है अहोम सेवा का नेतृत्व इन्होंने क्या आपके जो है लचित बोरफुकन जी ने किया था और विजय प्राप्त की थी, ठीक है। सराय घाट का युद्ध आपके 1671 में हुआ था। यह युद्ध बहुत हद तक, जो सराय घाट का युद्ध था, नौसेना युद्ध था, जिसमें इसका नेतृत्व बोरफुकन ने किया था, जबकि मुगल सेना की कमान जो है राम सिंह ने की थी, ठीक है। तो राम सिंह मतलब मुगलों और अहोम के बीच हुआ था 1671 में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा भैया, आपको एक बार पढ़ना है, नहीं समझ दोबारा रिपीट आप रिवाइंड कर लो, कि क्लास को हमें समझना है और बार बार बताने से फायदा नहीं, क्योंकि आप एक बार पढ़ें तो आपको समझ आएगा। पांडवुला गुट्टा, पांडवुला गुट्टा को जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई, यह किस राज्य में स्थित है बताइए। पांडवुला गुट्टा क्या जियो हेरिटेज साइट, चलो भैया, जियो हेरिटेज साइट अभी जाइए, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है जियो हेरिटेज साइट, क्या होता है कैसे क्या। चलो, तो यहां पर जितने लोगों ने क्या तेलंगाना जवाब दिया है वो सही करे। ये पॉइंट, इसके एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, देखिए क्या। देखो दरअसल दो जगहों को, पांडवुला गुट्टा तेलंगाना और आपके आपके राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर को जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। ये जियो हेरिटेज साइट क्या होते हैं, जो आपके भू वैज्ञानिक, भू आकृतिक विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और स्तरीय शैली की महत्ता होते हैं। मतलब वहां पर कुछ ऐसी दुर्लभ चीज पाई जाती है जो आपके पृथ्वी के लिए आपको एक विचित्र करती है, मतलब उसके संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आपके पृथ्वी के जीवन काल को समझने के लिए जरूरी होता है। तो उसको जो है यहाँ पर इस साइट्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको इसमें जो है हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या प्राकृतिक शैलाकृतियां, तलछट चट्टाने, खनिज उल्का पिंड, जीवाश्म, ये सारी चीजें इसी में शामिल होती है। अब ये सारी चीजें क्या तुम्हें पृथ्वी को समझने में, पृथ्वी के विकास के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझोगे ना। तो भारत में जियो हेरिटेज साइट को मान्यता भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और इसका रखरखाव भी कौन करता है, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। और एस्ट्रोब्लेम, दरअसल ये जो है एस्ट्रोब्लेम एक शब्दावली का प्रयोग, देखो क्या है, जैसे आपका रामगढ़ क्रेटर जान रहे हो, ये रामगढ़ क्रेटर क्या है, एक क्रेटर है जो उल्का पिंड के गिरने से बना है, ठीक है, जो आपके राजस्थान में तो इसे एस्ट्रोब्लेम भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग उल्का पिंडों के पृथ्वी पर गिरने से निर्मित भू वैज्ञानिक संरचनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता है उल्का पिंड गिरेंगे, छोटे तो होते नहीं, तो जहां गिरेंगे बड़ा सा हिस्सा मतलब गड्ढा का निर्माण करेंगे, तो उसको जो है इसके एस्ट्रोब्लेम कहते हैं उस स्थान को, ठीक है। 1869 में जीएसआई ने, यानी कि क्या आपके भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी खोज की थी, रामगढ़ क्रेटर की। और रामगढ़ क्रेटर भारत में उल्का पिंडों के गिरने से बने 3 इंपैक्ट क्रिएटर में से एक है। एक आपका लोनार में है जो आपके महाराष्ट्र है, दूसरा ढाल है और तीसरा आपका क्या है रामगढ़ क्रेटर है। तो इंडिया में 3 है, तीनों का नाम आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के 6 सांस्कृतिक धरोहर स्थल को यूनेस्को की अस्थायी, कौन सी भैया, अस्थायी सूची में शामिल किया गया, चलो बताओ भैया, अस्थायी सूची में शामिल किया गया बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, मध्य प्रदेश। जी भैया, मध्य प्रदेश जितने लोगों ने जवाब दिया है, तो 6 सांस्कृतिक स्थलों को यहाँ पर शामिल किया गया। अस्थायी सूची है, ध्यान देना। देख लो, पहला आपका ग्वालियर किला है, दूसरा खूनी भंडारा बुरहानपुर, तीसरा चंबल घाटी का शैल चित्रकला स्थल, चौथा आपका भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, पांचवा आपका रामनगर का गोंड स्मारक, और छठवां का धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह। तो मध्य प्रदेश के 6 जगहों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलो भैया, ये प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टाइम कितना हो, उसी हिसाब से जो है आपकी क्लास यहाँ खत्म करना है कि नहीं। चलो भैया, 40 मिनट होने वाले, 40-42 मिनट हो जाएगा, बहुत इनफ है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में हम लोगों ने आज यहाँ पर पढ़ा। ये बता रहा हूँ, अगर तुम ये 20 क्वेश्चन में तुम्हारे कितने से, अगर तुम इस 20 क्वेश्चन में तुमने अगर सही कर दिया कम से कम जो है 16, 16 से 18 अगर सही कर दियो, तो यकीन मानो तब तो करंट अफेयर्स तुम्हारा तैयार है। वरना तुम लोग क्या करंट अफेयर्स पढ़ो, इसको सोच लेना जा करके। एक बार खुद का मनन कर लेना कि क्या करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं परीक्षा के लिए। क्योंकि फालतू का ज्ञान लेने से कुछ नहीं होने वाला भैया। किताबें इतनी पढ़ लो, और कोई इतनी किताब पढ़ के अंतिम में रिजल्ट मैटर करता है ना। तुम इतनी किताब पढ़ के क्या चाह रहे हो, किसी को दिखाना है क्या कि हम तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? दिखाने से नहीं होता, रिजल्ट दिखाओगे ना, वो खुद समझ जाएंगे अरे बहुत पढ़ते थे। क्योंकि एक छवि ऑलरेडी है कि पीसीएस आईएएस बहुत हार्ड एग्जाम है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो वो तुम एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, जान जाएंगे। उन्हें ये मत दिखाओ, उन्हें रिजल्ट दिखाओ। तो रिजल्ट ये 16 से 18 क्वेश्चन है तुम्हारा आज का, सही किया 20 में से। नहीं किया तो भैया सही से पढ़ो। गौरसम कोरा महोत्सव ये पूछ रहा है किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ के अरुणाचल प्रदेश जवाब दिया उस सही कर ले, ठीक है। आइए भैया इसके बारे में जानते हैं, इस क्लास खत्म करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में होता है, ये वार्षिक महोत्सव होता है। इसमें गौरसम चौर ट्रेन पर यह स्थापित होता है, जो 93 फीट ऊंचा स्तूप है। क्या है, तो ये भैया एक स्तूप है, यहाँ पर ये भी समझ जाना, ठीक है। इसका निर्माण बौद्ध भिक्षु लामा प्रधान ने 13वीं सदी में किया था। किसने, जो जेमिथांग, जी भैया स्थानीय समुदाय जो जेमिथांग है, उनके द्वारा सिविल प्राधिकरण के सहयोग से ये जो आपका क्या नाम है, ये महोत्सव आयोजित होता है। भूटानी लोग भी इस महोत्सव में आते हैं। दरअसल ये आपका जो चंद्र कैलेंडर का पहला महीना होता है, उसके अंतिम दिन पूर्ण अवसर पर पालन करने के लिए आते हैं। इस बार का थीम क्या था, जीरो वेस्ट फेस्टिवल। तो इस महोत्सव का इस बार का थीम क्या था, जीरो वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो चलो भैया, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइए। रोज सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलती है। उसे जरूर जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भैया त्योहार आएंगे जाएंगे, लेकिन त्योहारों पे मनाइए, लेकिन इतना समय मत दीजिए कि दिन भर आप पढ़ाई ना करिए। त्योहारों के लिए उस दिन 5 घंटा दे दीजिए, 6 घंटा दे दीजिए, लेकिन बाकी के 18 घंटों में से आप उस दिन 4-5 घंटा सोइए, 2 घंटा कम सो करके आप उस त्योहार को एंजॉय करिए। और कम से कम तब भी 4 घंटा त्योहार वाले दिन भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है भैया। बार बार कहता हूँ, सिंसियर हो जाओ, मन से पढ़ो। कहीं ना कहीं सफलता की रुकावट तुम खुद होते हो और कुछ नहीं, ठीक है। लक मैटर करता है, लेकिन लक तभी मैटर करता है जब आप मेहनत करोगे। आप तो मेहनत नहीं करोगे, केवल लक को नाम दोगे, तो भी ये बहानेबाजी है। तो बहाने नहीं, मेहनत और क्या है, सफलता आपके मेहनत से जुड़ी। साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से अगले संडे को। बाकी प्रतिदिन सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे आप लोग को मेरी क्लास देखने को मिलती है। बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब कर दो भाई, और शेयर कर दो यार। तुम लोग पता है शेयर नहीं कर दो, शेयर जरूर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों को। ओके बाय।